13 अप्रैल 1919 को अमृतसर की भूमि खून से लाल हो गई। वैसाखी के उत्सव में डूबी एक निहत्थी भीड़ पर अंग्रेजी हुकूमत ने बेरहमी से गोलियां बरसाईं। आखिर क्यों मारे गए सैकड़ों लोग? क्या था उस सभा का मकसद जिसे कुचलने के लिए जनरल डायर ने इतना भयानक कदम उठाया? इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी के जरिए उस काले दिन का सच उजागर करेंगे जो एक परिवार की मार्मिक दास्तान, साहस, बलिदान और आजादी की जंग का प्रतीक बन गई। तैयार रहिए एक ऐसी सच्चाई के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमृतसर का जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। यह कहानी उस हत्याकांड की पृष्ठभूमि में एक काल्पनिक परिवार की है जो उस दिन की भयावहता और उसके बाद के प्रभावों को दर्शाता है। यह कहानी साहस, बलिदान और एकता की भावना को उजागर करती है जो उस समय के भारतीयों के दिलों में धड़क रही थी। अमृतसर का बाजार रंग बिरंगे कपड़ों, मिठाइयों की दुकानों और हंसी ठिठोली से भरा हुआ था। वैसाखी का पर्व था और हर ओर उत्साह की लहर थी। सुखदेव सिन्हा, एक 35 वर्षीय सिख किसान, अपनी पत्नी गुरप्रीत और 2 बच्चों 12 साल के हरजीत और 8 साल की सिमरन के साथ बाजार में खरीदारी कर रहे थे। सुखदेव की आंखों में अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य का सपना था। वह चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों से मुक्त भारत में अपनी पहचान बनाएं। बाबूजी, मुझे वो लाल जोड़ा चाहिए, सिमरन ने एक दुकान पर रुककर कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। ठीक है मेरी रानी, लेकिन पहले मिठाई खरीद लें। वैसाखी बिना हलवे के पूरी थोड़े होती है, सुखदेव ने हंसते हुए कहा। गुरप्रीत ने पति की ओर देखा और मुस्कुराई। सुखदेव, सुना है जलियांवाला बाग में आज सभा होने वाली है। लोग अंग्रेजों के नए कानून के खिलाफ बोलेंगे। क्या हम भी जाएंगे? सुखदेव का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ गुरप्रीत, ये रॉलेट एक्ट हमें गुलाम बना देगा। अगर हम अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे? लेकिन बच्चों को घर छोड़ आएंगे, वहां भीड़ होगी। बाबूजी, मैं भी चलूंगा, हरजीत ने जोर देकर कहा। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं भी आजादी के लिए कुछ करना चाहता हूं। सुखदेव ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। तू अभी छोटा है हरजीत, लेकिन तेरा जोश देखकर दिल खुश होता है। ठीक है, तू मेरे साथ रहेगा। सिमरन, तू मां के साथ घर जा। बाजार से लौटते वक्त सुखदेव का मन बेचैन था। वह जानता था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था। फिर भी वह उस सभा में जाना चाहता था जहां डॉ सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जैसे नेता लोगों को एकजुट कर रहे थे। 13 अप्रैल की दोपहर थी। जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हो चुके थे। कोई वैसाखी का मेला मनाने आया था तो कोई आजादी की बात सुनने। सुखदेव और हरजीत भी भीड़ में शामिल थे। बाग में चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने का रास्ता केवल एक संकरा गलियारा था। सुखदेव ने हरजीत का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बाबूजी, इतने सारे लोग, क्या हम सचमुच आजादी पालेंगे? हरजीत ने उत्साह से पूछा। हाँ बेटा, जब तक हम एकजुट हैं कोई हमें नहीं रोक सकता, सुखदेव ने जवाब दिया। लेकिन उनकी नजरें आसपास की भीड़ को भांप रही थीं। सभा शुरू हुई। एक मंच पर कुछ लोग खड़े होकर अंग्रेजी हुकूमत के रॉलेट एक्ट के खिलाफ बोल रहे थे। यह कानून हमें बिना मुकदमे जेल में डाल सकता है। क्या हम गुलाम बनकर रहेंगे? एक वक्ता ने जोश के साथ कहा। भीड़ ने तालियां बजाकर समर्थन किया। सुखदेव को गर्व महसूस हो रहा था। वह सोच रहे थे कि अगर हर भारतीय ऐसा जोश दिखाए तो आजादी दूर नहीं। लेकिन तभी उनके कानों में भारी बूटों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा। बाग के मुख्य द्वार पर अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी थी। उनके हाथों में राइफलें थीं और उनके चेहरों पर क्रूरता झलक रही थी। हरजीत, मेरे पास रह, सुखदेव ने फुसफुसाते हुए कहा। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में सैनिकों ने बाग के प्रवेश द्वार को घेर लिया। डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। फायर! उसकी आवाज गूंजी और अगले ही पल राइफलों से गोलियां बरसने लगीं। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे, लेकिन ऊंची दीवारों और संकरे रास्ते ने उन्हें फंसा लिया। सुखदेव ने हरजीत को अपनी बाहों में जकड़ लिया और एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की। बाबूजी, ये क्या हो रहा है? हरजीत की आवाज कांप रही थी। चुप बेटा, नीचे झुक। सुखदेव ने उसे जमीन पर लिटा दिया। गोलियां बरस रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा। जमीन खून से लाल हो रही थी। सुखदेव ने देखा
कि पास ही एक बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर पड़ी। वह मदद के लिए उठा, लेकिन तभी एक गोली उसके कंधे को चीर गई। बाबूजी, हरजीत चीखा। मैं ठीक हूं बेटा, तू भाग, उस गलियारे की ओर दौड़, सुखदेव ने दर्द से कराहते हुए कहा। हरजीत ने पिता की बात मानी और गलियारे की ओर दौड़ा, लेकिन भीड़ के धक्कों में वह गिर पड़ा। सुखदेव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत जवाब दे रही थी। तभी एक और गोली उनके सीने में लगी। हरजीत, भाग! सुखदेव की आवाज धीमी पड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में अपने परिवार का चेहरा था। उस दिन जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग मारे गए। आधिकारिक आंकड़ों ने 379 मौतें बताईं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि मरने वालों की संख्या हजारों में थी। हरजीत किसी तरह भीड़ के साथ गलियारे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके पिता पीछे रह गए। रात होने तक गुरप्रीत और सिमरन घर पर बेचैन थी। जब हरजीत अकेला लौटा, उसके कपड़े खून से सने थे। माँ, बाबूजी नहीं रहे। वह रोते हुए गुरप्रीत की गोद में गिर पड़ा। गुरप्रीत स्तब्ध थी। उसका संसार उजड़ चुका था, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे अपने बच्चों के लिए मजबूत होना होगा। उसने हरजीत और सिमरन को गले लगाया और कहा, तुम्हारे बाबूजी ने आजादी के लिए अपनी जान दी। हमें उनका सपना पूरा करना है। अगले दिन अमृतसर में सन्नाटा पसर गया। जलियांवाला बाग के आसपास खून के धब्बे और बिखरे हुए जूते चप्पल उस भयावहता की गवाही दे रहे थे। गुरप्रीत अपने बच्चों को लेकर भाग गई। वहां का मंजर देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने सुखदेव की तलाश की, लेकिन उनकी देह नहीं मिली। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर पूरे भारत में फैल गई। यह नरसंहार भारतीयों के लिए एक जागृति का क्षण था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और लाखों भारतीय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो गए। गुरप्रीत ने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का फैसला किया। हरजीत ने स्कूल में अपने दोस्तों को जलियांवाला बाग की कहानी सुनाई और आजादी के लिए काम करने की कसम खाई। सिमरन, जो अब समझदार हो रही थी, अपनी मां के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट करने लगी। 1920 में जब गांधी जी अमृतसर आए, तो गुरप्रीत और उनके बच्चों ने उनसे मुलाकात की। आपके पति का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, गांधी जी ने कहा। हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को दिखाना है कि हमारा हौसला अटूट है। हरजीत ने गांधी जी से पूछा, बापू, क्या हम सचमुच आजादी पालेंगे? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम जैसे नौजवानों का जोश है, आजादी हमारा हक है। वर्षों बीत गए। हरजीत बड़ा हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। सिमरन ने महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। गुरप्रीत ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां बच्चे आजादी की कहानियां सुनते और देशभक्ति की भावना सीखते। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, हरजीत और सिमरन दिल्ली में थे। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और पूरा देश खुशी से झूम उठा। उस पल में हरजीत को अपने पिता की याद आई। बाबूजी, हमने आपका सपना पूरा कर दिखाया, उसने आंसुओं के बीच कहा। गुरप्रीत, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, अपने स्कूल के बच्चों के साथ जलियांवाला बाग गई। वहां अब एक स्मारक बन चुका था। उसने बच्चों को बताया, यह जगह खून और बलिदान की गवाही देती है, इसे कभी मत भूलना। जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल एक त्रासदी नहीं थी, यह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। सुखदेव जैसे हजारों लोगों के बलिदान ने देश को एकजुट किया और आजादी का रास्ता प्रशस्त किया। यह कहानी उन गुमनाम नायकों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान देकर भारत के भविष्य को संवारा। जलियांवाला बाग आज भी हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत कितनी भारी थी और इसे संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है।